मैं इंसाफ के नाम पर अदालत से अपील करता हूँ, एक मासूम की जुबान बनकर पुकारता हूँ कि इस आदमी को अदालत में पेश किया जाए। अगर ये नहीं मिलता तो इसे कहीं से भी पकड़ा दिया। हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक ऐसा नगीना जिसने अपनी चमक से 4 दशक तक फिल्मी पर्दे के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी राज किया। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। एक ऐसा एक्टर जिसकी फिल्में सिल्वर जुबली मनाकर ही थिएटर से हटा करती थीं और इसीलिए इनको जुबली कुमार के नाम से नवाजा गया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। वो अभिनेता जो फिल्मों के ऐसे दीवाने थे कि अपनी महंगी घड़ी बेचकर उस पैसे से माया नगरी फिल्मों में काम करने पहुंचे थे। फूलों की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अभिनेता एक भूतिया हवेली में रहा करते थे और इनकी सफलता के पीछे इसी भूतिया घर का हाथ बताया जाता है। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत। क्या आपको पता है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे इनके चरित्र पर सवाल उठने लगे थे और इन्हें खूब आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज न। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक मॉडर्न अभिनेत्री के इश्क में पड़कर इन्होंने अपनी घरेलू सीधी साधी पत्नी और बच्चों से भी किनारा करना शुरू कर दिया था। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी। और सब कुछ भुलाकर उसे दूसरी पत्नी बनाने को बेताब थे। चाहे घर प्यार मेरा सनम। तो कौन थे ये अभिनेता और क्यों ये अचानक अपने रिश्ते को लेकर मीडिया और आलोचकों के निशाने पर आ गए थे? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुजरे दौर के जाने माने अभिनेता राजेंद्र कुमार की, जिनका एक समय सिक्का चलता था और उनका नाम ही फिल्मों की हिट होने की गारंटी होता था। योर ऑनर, ये उस 10,000 रुपए की रसीद है जो कालिया के बच्चे के नाम बैंक में जमा किए गए। ये 10,000 की रसीद नहीं, योर ऑनर, कालिया की मौत का परवाना है। ये 10,000 की रसीद नहीं, आप लोगों की बेरहमी का सबूत। ये 10,000 की रसीद नहीं, आप लोगों के दिल का आईना है। मैं पूछता हूँ, कौन है वो आदमी जिसके खरीदा गया? लेकिन साथ ही उनकी निजी जिंदगी में भी कुछ ऐसे विवाद रहे जिससे उनको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। जरा जाग तुझे इश्क जगाए। तो आज हम आपको बताएंगे उन्हें किस्सों के बारे में, लेकिन चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन थे राजेंद्र कुमार और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। मधुबन खुशबू देता है सागर। राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। तब भारत ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। इनके दादा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे और पिता लुभाया राम तुली कराची और सिंध में कपड़े का बिजनेस किया करते थे। राजेंद्र कुमार ने अच्छी पढ़ाई लिखाई की और पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। इनका परिवार काफी संपन्न था, लेकिन भारत के बंटवारे ने इनसे सब कुछ छीन लिया और परिवार को रिफ्यूजी में तब्दील कर दिया, जिसे अपना सब कुछ छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। यहाँ आने के बाद राजेंद्र कुमार ने मुंबई जाकर करियर बनाने की सोची, लेकिन पैसों की इतनी किल्लत हो चुकी थी कि ट्रेन का किराया तक जेब में नहीं था। सो पिताजी की दी हुई अपनी कलाई घड़ी 65 रुपए में बेच दी, फ्रंटियर मेल पकड़ी और सपनों को हकीकत बनाने के इरादे से पहुंच गए मायानगरी मुंबई। राजेंद्र कुमार वहां मशहूर डायरेक्टर एच.एस. रवैल को असिस्ट करने लगे और करीब 5 साल तक उनके असिस्टेंट के रूप में काम किया।
इसी दौरान प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल ने 1955 में इन्हें अपनी फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ एक छोटे से रोल में कास्ट किया। ये फिल्म हिट हुई और राजेंद्र कुमार की किस्मत भी खुल गई। इनकी अगली फिल्म थी महबूब खान की मदर इंडिया, जिसके बाद राजेंद्र कुमार ने खूब तारीफें बटोरी। दिन बीते रे भैया, तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो। फिर गूंज उठी शहनाई और मेरे महबूब जैसी फिल्में सुपरहिट हुईं और राजेंद्र कुमार का सिक्का चल पड़ा। मेरे ख्वाब की ताबीर मेरी जान। 1959 से 1966 के बीच राजेंद्र कुमार के करियर में ऐसा दौर आया जब उनकी हर फिल्म हिट हो रही थी। इसी वजह से राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार कहा जाने लगा। इनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 25-25 हफ्ते तक चला करती थीं। 1964 में बनी फिल्म संगम, जिसका निर्माण राज कपूर ने किया, उसने राजेंद्र कुमार के करियर को और ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अंदर मेरा दोस्त है राधा, सबसे प्यारा दोस्त, और तुम्हारी दोस्ती पर बलि चढ़ना होगा मुझे। दोस्तों, राजेंद्र कुमार की फिल्मोग्राफी की चर्चा हम किसी और वीडियो में विस्तार से करेंगे। फिलहाल बात करते हैं उनके निजी जीवन की, क्योंकि हमारे आज की वीडियो का विषय यही है। दोस्तों, जब राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं दिनों उनका एक रिश्तेदार आया और उन्हें अपने दोस्त के पास ले गया। उस दोस्त ने उनके सामने ये बात रखी कि मेरी एक बेटी है और अगर तुम उसे अपने काबिल समझो तो शादी कर लो। इस पर राजेंद्र कुमार ने कहा कि मैं तो फिलहाल खुद मुंबई में स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या आपकी बेटी मुफलिसी के इस हालात में मेरा साथ निभा पाएगी? फिर उन्होंने खुद उस लड़की यानी शुक्ला से बात की और फिर दोनों आपसी रजामंदी से शादी के लिए तैयार हो गए। दरअसल ये बहल फैमिली थी और शुक्ला के दोनों भाई रमेश बहल और श्याम बहल ने बाद में जानी मानी डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। खैर, ये शादी हो गई और राजेंद्र कुमार की पत्नी ने उनका खूब साथ दिया और राजेंद्र कामयाबी की सीढ़ियां चलते चले गए। आगे इनके 3 बच्चे हुए, बेटे कुमार गौरव और 2 बेटियां डिम्पल और काजल, जिनकी परवरिश में पत्नी शुक्ला बिजी होती गईं। इधर राजेंद्र कुमार एक के बाद एक फिल्में करते जा रहे थे। अब बात उस बंगले की जिसकी हमने चर्चा शुरू में की थी। तो जब कुछ पैसे इकट्ठा हुए तो राजेंद्र कुमार को किसी ने बताया कि जाने माने एक्टर भारत भूषण जी का कार्टर रोड पर एक बंगला है जो मुफलिसी की वजह से वो बेच रहे हैं। लेकिन ये बंगला भूतिया कहा जाता है और रात में इससे अजीब आवाजें आती हैं। राजेंद्र कुमार ने बंगला देखा और पसंद आ गया और उसको खरीद लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसी बंगले में रहते हुए भारत भूषण जी स्टार बने थे। हुआ भी यही। इसके बाद तो किस्मत चमक उठी, उनकी सभी फिल्में हिट होने लगी और देखते ही देखते राजेंद्र कुमार जुबली स्टार बन गए। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा। अब बात करते हैं उस किस्से की जिसने राजेंद्र कुमार के चरित्र को कटघरे में ला खड़ा किया था और वो खूब आलोचनाओं की शिकार हुए थे। दरअसल फिल्में करने के दौरान कई नायिकाओं के साथ उनकी हिट जोड़ी भी बनती जा रही थी। उन्हीं में से एक जोड़ी बनी एक्ट्रेस सायरा बानो के साथ, जो उन दिनों खूब चर्चा में थी और दोनों ने कई फिल्में साथ में की थीं। इनमें आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान और अमन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल रहीं, जिसमें दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। हुस्न परी चेहरा क्यों इतनी दर्दमंद हो दुनिया। इस किस्से को जानने से पहले चलिए आपको सायरा बानो के बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। सायरा बानो मशहूर एक्ट्रेस नसीम बानो की बेटी थीं। ये वही नसीम थीं जो 1930 और 40 के दशक की जानी मानी हीरोइन रह चुकी थीं। नसीम बानो ने बेटी सायरा को पढ़ने के लिए लंदन भेजा था और जब पढ़ाई पूरी कर 1959 में वो भारत वापस आईं तो शम्मी कपूर के अपोजिट फिल्म जंगली से अपने करियर की शुरुआत की और रातों रात स्टार बन गई थीं। इत्तेफाकन इसके बाद सायरा की सबसे ज्यादा फिल्में राजेंद्र कुमार के साथ आईं और ये जोड़ी दर्शकों को पसंद आने लगी। हमारी जान जाती है
अदा कहते हो तुम इसको। फिर धीरे धीरे दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी ऑफ स्क्रीन भी करीब आने लगी। बताते हैं कि पहले तो राजेंद्र कुमार इस रिलेशन को सिर्फ प्रोफेशनल रखना चाहते थे, लेकिन सायरा के चार्म से वो ज्यादा दिनों तक खुद को रोक नहीं पाए और फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन जाहिर है कि ये एक नाजायज रिश्ता था, क्योंकि राजेंद्र कुमार पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी एक घरेलू और शांत स्वभाव की महिला थी। कहा जाता है कि तब इन दोनों की दीवानगी ऐसी बढ़ी कि सायरा बानो हर हाल में राजेंद्र कुमार को पाना चाहती थीं। तो वहीं राजेंद्र कुमार भी शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता होने के बावजूद सायरा के प्यार में जैसे अपना मैरिटल स्टेटस ही भुला बैठे थे। तब तक हम मिला करेंगे। कहाँ? यहीं, हर रोज इसी वक्त। आओगी ना? बात यहां तक बढ़ी कि राजेंद्र कुमार की पत्नी तक जा पहुंची। राजेंद्र कुमार के घर में झगड़े शुरू हो गए तो उन्होंने सायरा बानो से दूरी बनाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर ऐसी खबर सामने आई कि इससे सायरा का नर्वस ब्रेकडाउन होने की नौबत आ गई और वो बुरी तरह से बीमार हो गई। तो राजेंद्र कुमार ने फिर से प्रेमिका को सहारा दे दिया और अब दोनों शादी की प्लानिंग भी करने लगे। कई अखबार और फिल्म पत्र पत्रिकाओं ने इस पर जमकर लिखना शुरू कर दिया। हर तरफ यही चर्चा जोर पकड़ी हुई थी कि राजेंद्र कुमार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर सायरा से शादी करने वाले हैं। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो ने इस दौरान साथ में फिल्में करना भी जारी रखा। तुम्हारा प्यार ही अब मेरे जीने का सहारा। बताते हैं कि एक तरफ राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला तो बुरी तरह से परेशान थी ही, वहीं सायरा की मां नसीम बानो भी अपनी बेटी की इस हरकत से बेहद नाराज हो गईं। वो जानती थीं कि इस रिश्ते का कोई मुस्तकबिल नहीं है। वजहें 2 थीं। एक तो राजेंद्र कुमार हिंदू थे और दूसरी ये कि वो पहले से ही शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता भी थे। मां नसीम ने बेटी सायरा को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन लंदन रिटर्न मॉडर्न सायरा भला किसी की कहां सुनने वाली थी। बताया जाता है कि जब हालात बेकाबू होने लगे तो नसीम बानो ने अपने दोस्त दिलीप कुमार से इस मामले को संभालने की गुहार की। वो जानती थी कि सायरा दिलीप कुमार की बड़ी फैन है और वो उनकी बात जरूर सुनेंगी। अनमने ढंग से 1-2 बार दिलीप कुमार ने सायरा बानो को समझाया भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों तक ये ड्रामा चलता रहा कि सायरा बानो का जन्मदिन आ पहुंचा और एक शानदार बर्थडे पार्टी प्लान की गई। 23 अगस्त 1966 को सायरा बानो का जन्मदिन था। बताते हैं कि दिलीप कुमार भी इसमें आमंत्रित थे, पर उन्होंने पहले ही समारोह में शरीक न होने का एक खेद पत्र भिजवा दिया था। सायरा को उम्मीद थी कि राजेंद्र कुमार उनकी इस पार्टी में उन्हें कुछ स्पेशल फील करवाएंगे और तब मौका देखकर वो उन्हें बीवी से तलाक लेकर अपनी शादी के लिए राजी कर लेंगी, शायद एक बर्थडे गिफ्ट की तरह। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सायरा को हिलाकर रख दिया। बताया जाता है कि सायरा की इस पार्टी में राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी शुक्ला के साथ पहुंच गए। जाहिर है पत्नी से उनकी कुछ गंभीर बातें हुई होंगी और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए ही वो पत्नी को भी पार्टी में साथ ले आए होंगे। फिर क्या था, सायरा के तन बदन में आग लग गई और राजेंद्र कुमार जल्द ही वहां से चले भी गए। मामले की गंभीरता को भांप नसीम बानो ने फौरन दिलीप कुमार को फोन किया और सिचुएशन संभालने की मिन्नतें की। दिलीप साहब ना नहीं कह सके और पार्टी में तशरीफ ले आए। पार्टी जब खत्म हुई, मेहमान रुखसत हुए तो एक कमरे में दिलीप कुमार, नसीम बानो और सायरा की लंबी मीटिंग चली। बताते हैं कि दिलीप कुमार सायरा को अगले दिन बाहर घुमाने ले गए और जब देखा कि उनका मूड कुछ हल्का हुआ है तो अपना सुझाव रखने लगे।
उन्होंने सायरा को कहा, तुम हसीन हो, जवान हो, तुम्हारा करियर शबाब पर है, तुम्हें तो कोई परफेक्ट मैन शादी के लिए मिल जाएगा, तुम राजेंद्र कुमार के पीछे क्यों पड़ी हो जो कि पहले से ही शादीशुदा हैं। तो सायरा ने जवाब में तपाक से पूछा, ठीक है, तो क्या आप वो परफेक्ट मैन बनना चाहेंगे? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? कहते हैं कि दिलीप कुमार अवाक रह गए और बिना कोई जवाब दिए वापस लौट गए। जानकार बताते हैं कि गुस्से और लापरवाही में पूछा गया सायरा का वो सवाल मौजू बन गया। तब नसीम बानो ने भी दिलीप कुमार को समझाना शुरू कर दिया और आखिरकार दिलीप कुमार भी मान गए। सायरा तो राजेंद्र कुमार पर आग बबूला थी ही, उन्होंने भी गुस्से में इरादा बदल दिया और नसीम बानो ने आनन फानन में दिलीप कुमार और सायरा बानो की सगाई करवा दी। हमारे करीबी रिश्तेदार, बहुत ही करीबी, रिश्ते की ही बात करने आए थे। तो बात पक्की हो गई? पक्की ही समझो। शादी की तारीख कब पक्की हो रही? बहुत जल्द। आना मिठाई खाने। तो कुछ इस तरह राजेंद्र कुमार की शादी टूटने से बच गई। लेकिन अगर सायरा की मां ने दिमाग से काम नहीं लिया होता और बेटी की शादी नहीं करवाई होती तो राजेंद्र कुमार भी अपनी शादी तोड़ चुके होते और सायरा बानो को भी एक औरत की गृहस्थी बर्बाद करने में शायद कोई अफसोस नहीं हुआ होता, क्योंकि इन दोनों के इरादे तो कुछ ऐसे ही थे। खैर, राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला ने बच्चों की मजबूरी में पति को माफ कर एक्सेप्ट किया और जिंदगी में आगे बढ़ गईं। लेकिन कहते हैं कि एक बार अगर शीशे में बाल पड़ जाए तो उसे निकालना मुश्किल होता है। शायद रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। राजेंद्र कुमार पर आधारित एक फेमस किताब जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ सुपरस्टार में उनकी जिंदगी के इस किस्से का जिक्र है। इस किताब को सीमा सोनिक अलीम चंद ने लिखा है। हालांकि इस किताब के अनुसार राजेंद्र कुमार ने कहा था कि हम दोनों को लेकर काफी अफवाहें उड़ी थीं। सायरा काफी प्यारी लड़की है और हम दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच गलत रिश्ते थे। खैर, आगे के कुछ साल राजेंद्र कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और 1970 का दशक आते आते एक्टर राजेश खन्ना की फिल्मों में एंट्री जब उनका स्टारडम फीका करने लगी तो उन्होंने चरित्र भूमिकाएं करनी शुरू कर दी। 1981 में राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव को लव स्टोरी नामक फिल्म से लॉन्च किया और फिल्म निर्माण में लग गए। लेकिन कुमार गौरव पिता की तरह ज्यादा चल नहीं पाए और जल्द ही उनका करियर ढल गया। राजेंद्र कुमार ने 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कई अवार्ड भी अपने नाम किए। 1964, 1965 और 1966 में लगातार राजेंद्र कुमार को फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला। वहीं 1969 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। बाद के दिनों में राजेंद्र कुमार कैंसर के शिकार हो गए और इसी बीमारी से जूझते हुए 12 जुलाई 1999 को 71 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, राजेंद्र कुमार की जिंदगी के जिस पहलू से हमने आपको रूबरू कराया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।